हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश आपका जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम BCTQ में आपके लिए लेके आए हैं आज थर्मोडायनामिक्स की सीरीज़, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में हेल्प करेगी। तो हम देखते हैं थर्मोडायनामिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए कांस्टेंट gaseous system undergoes a reversible constant pressure at 2 bar in which 100 kilojoule of heat is rejected and the volume changes from 0.2 meter cube to 0.1 meter cube. The change in the internal energy of the system is। तो अपने से क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, कोई गैसियस सिस्टम है, उसमें एक प्रोसेस हो रहा है नियत दाब पर प्रोसेस हो रहा है। उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, 0.1 मीटर क्यूब से 0.2 मीटर क्यूब से 0.1 मीटर क्यूब हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। तो अपन पीवी कर्व पर बनाते हैं, क्या बोल रहा है वो अपने को, वो हमको बता रहा है कि 1 से 2 प्रोसेस जाएंगे हम, नियत दाब पर हो रहा है, ये कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, P1 बराबर P2, और जो वॉल्यूम है वो क्या है, कम हो रहा है, 0.2 मीटर क्यूब से 0.1 मीटर क्यूब अपना वॉल्यूम जा रहा है। ठीक है, ये कहा गया है। और कहा क्या गया है, इसमें ऊष्मा निष्कासित हो रही है। क्यों, ऊष्मा कितना निष्कासित हो रही है इसमें, 100 किलोजूल ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है। तो हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि dq बराबर du प्लस dw। ठीक है, अब dw अपने को निकालना है। वर्कडन अपन कैसे निकालेंगे, वर्कडन के लिए फॉर्मूला होता है P dv, क्लोज सिस्टम था। ठीक है, 1 से 2, तो अपना क्या हो जाएगा, PV2 माइनस V1। ओके, अब अपने को प्रेशर अपने को गिवन है, प्रेशर हमको दिया गया है 2 बार। ठीक है, 2 बार प्रेशर है अपना, तो 2 × 10⁵ इसको कन्वर्ट कर लेंगे ऐसा यूनिट में, और ये हो जाएगा अपना 0.1 माइनस 0.2। तो ये अपना निकल के आएगा 2 × 0.1 × 10⁵ माइनस में। ठीक है, और अब देखो ये किलो जूल में दे रखा है, ये न्यूटन में, जूल में। ठीक है ना, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन में नहीं सॉरी, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा बन के आएगा माइनस का 20 किलो जूल। ठीक है, ये अपना वर्कडन आ गया अपना निकल के। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में जो अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें हम रखते हैं हीट रिजेक्टेड, ऊष्मा निष्कासन होता है वो ऋणात्मक होता है, और जो ऊष्मा हम देते हैं वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ऊष्मा निष्कासित हो रही है तो क्या होगा, माइनस का 100 बराबर du, अपने को इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना था, आंतरिक ऊर्जा में, और माइनस 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो du बराबर अपना आएगा माइनस का 80 किलो जूल। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द एक्सप्रेशन 1 से 2, ये 1 से 2 है, 1 से 2, PdV गिव्स द मेजर ऑफ द वर्क ड्यूरिंग। PdV इंटीग्रेशन PdV अपने को क्या देता है, तो देखो पहला अपने ऑप्शन दिया है नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो PdV रिवर्सिबल के लिए यूज़ होगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमने पढ़ा था, वहाँ से इसको ड्राइव किया है, तो रिवर्सिबल तो होगा ही। अब नॉन फ्लो का मतलब होता है क्लोज सिस्टम, फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है ना, क्लोज सिस्टम। और स्टेडी फ्लो का मतलब होता है ओपन सिस्टम। ठीक है ना, ओपन सिस्टम एंड एनी प्रोसेस, एनी सिस्टम एंड एनी प्रोसेस, तो ये तो होगा नहीं। ये किसके लिए होगा, नॉन फ्लो और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, वो हमको बोल रहा है कि कौन कौन से प्रोसेस इनमें से इरिवर्सिबल है। तो देखो पहला दिया हीट ट्रांसफर थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, एक फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस से जो हीट ट्रांसफर होगा वो हमको देखना है। ठीक है, तो फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस से अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, 1 से 2 प्रोसेस है, और तो फाइनाइट टाइम मतलब एक टाइम ले रहा है अपने को। ठीक है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होना है तो क्या होना है, बहुत माइन्यूट टाइम होना चाहिए। टाइम रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए टाइम नेग्लिजिबल होना चाहिए, मतलब पता भी ना चले सिस्टम को और हीट ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस दिया गया है, तो ये क्या होगा, अपना इरिवर्सिबल होगा। फ्री एक्सपेंशन अपना कैसा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर डिफरेंस आता है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए उसके लिए अपने को, तो ये भी अपना फ्री एक्सपेंशन भी कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रजिस्टर के थ्रू ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो किस वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, तो वहाँ पर भी क्या है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये अपने तीनों प्रोसेस कैसे हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर दिया है, अब उसने क्या बोला है, एट लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर टेम्परेचर, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर देख लेते हैं। अपन क्या जानते हैं, पी बी बराबर आर टी होता है, ठीक है, आई डी। अब रियल गैस जो होती है अपनी, रियल गैस क्या करती है, एज ए आइडियल कब बिहेव करती है, एज आइडियल कब बिहेव करेगी, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस है तो P प्रोपोर्शनल टू T होगा, मतलब दाब ताप के समानुपाती होगा, या फिर हमको बोल सकते हैं कि ताप जो है दाब के समानुपाती होगा, बात एक ही है। तो देखो अब ऑप्शन देखते हैं हम इसमें, एट लो प्रेशर टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट लो प्रेशर टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंडिपेंडेंट, नहीं है, प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती हैं, इंडिपेंडेंट तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। एट हाई प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंडिपेंडेंट, नहीं, यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। एट लो प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना सही है। लो एट हाई प्रेशर, ये बोला हाई प्रेशर नहीं, रियल गैस जो है वो कैसे बिहेव करेगी, लो प्रेशर पे बिहेव करेगी, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, तो अपना ऑप्शन क्या आएगा, लो प्रेशर वाला आएगा, तो अपना सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, जीरोथ लॉ क्या बोलता है, जीरोथ लॉ ये बोलता है कि अगर अपने पास तीन सिस्टम है, ठीक है ना, ये अपने पास तीन सिस्टम है, ये अपने पास तीन सिस्टम है कोई, ये बोलता है ए बी और सी, वो ये बोलता है ए और बी और सी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली, तो ए और सी भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका मतलब क्या कह सकते हो, ये एक सिस्टम हो गया और ये एक सिस्टम हो गया, अगर दो सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो देखो ऑप्शन देखते हैं हम अपन, ऑप्शन है अपना, द टू थर्मोडायनामिक सिस्टम आर ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। दो थर्मोडायनामिक सिस्टम होंगे वो हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे हमेशा एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं है, ये गलत है। इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन द थर्ड सिस्टम विल आल्सो बी थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो थर्ड सिस्टम भी किस में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, सी ऑप्शन है, दो सिस्टम नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम आर आल्सो नॉट इन, अगर दो सिस्टम आपस में नहीं हो तो तीसरे में नहीं होंगे, ये भी गलत है। व्हेन टू systems are in thermal equilibrium with the third system then they are in thermal equilibrium with each other, ठीक है ना। तो देखो डी और बी में बच्चे आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो क्या बोला है, टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन द थर्ड सिस्टम विल आल्सो बी थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब क्या बोल रहे हैं कि दो सिस्टम है अपने पास, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो तीसरा सिस्टम कोई आएगा तो वो भी थर्मल में होगा, ऐसा नहीं है। बात ये है कि दो जो सिस्टम है वो किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो वो आपस में थर्मल में होंगे, तो अपना करेक्ट कौन डिफाइन कर रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 85 किलो जूल ऑफ हीट इज अप्लाइड टू ए क्लोज सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम ड्यूरिंग द नेक्स्ट प्रोसेस द सिस्टम रिजेक्ट्स 90 किलो जूल ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाइल 20 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन इट, द सिस्टम इज ब्रॉट टू द ओरिजिनल स्टेट बाय एन एडियाबेटिक प्रोसेस, द इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज 100 किलो जूल, देन द क्वांटिटी ऑफ वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस। अपने को क्या है, सिस्टम दिया गया है, उसमें डिफरेंट प्रोसेस दिए गए हैं, उसमें वर्क इंट्रैक्शन और हीट इंट्रैक्शन दिए हैं उसके अपने को, और अपने को उसकी आंतरिक ऊर्जा दी गई है, तो वो पूछ रहा है कि प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस बनाएंगे। ओके, हम प्रोसेस बनाएंगे, तो अपने को हमको प्रोसेस दिया गया है, पीवी डायग्राम पे अपन उसको प्लॉट करते हैं। 1 से 2 प्रोसेस है अपना, नियत वॉल्यूम मतलब नियत आयतन पर अपना प्रोसेस हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर क्या है, 85 किलो जूल ऑफ हीट क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, हीट सप्लाई हो रही है, तो प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो 1 से 2 प्रोसेस अपना ये जाएगा 1 से 2, ठीक है, और इसमें 85 किलो जूल हीट अपन सप्लाई करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद क्या है, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है, हीट रिजेक्शन हो रहा है, वर्क डन उस पर हो रहा है, तो सीधा सा फंडा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा होगा तभी नेगेटिव वर्क आएगा अपना, ठीक है, तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा और वर्क डन इस पर आ रहा है, ठीक है ना, वर्क डन इस पर कितना है, 20 किलो जूल अपन इस पर वर्क कर रहे हैं और 90 किलो जूल ऑफ इस पर हीट रिजेक्ट कर रहा है, ये 2 से 3 प्रोसेस, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो
कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 से 1 प्रोसेस एडियाबेटिकली अपन ओरिजिनल स्टेट पे आते हैं। ओरिजिनल स्टेट 1 थी तो 3 से 1 अपन यहाँ आ गए, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, U1 अपने को दिया है उसने 100 किलो जूल है, ठीक है। ये सारा डेटा अपने को गिवन है। तो पूछे हैं प्रोसेस में वर्क कितना होगा। देखो 1 से 2 प्रोसेस में अपने को प्रोसेस डिफाइन नहीं किया उसने, प्रोसेस पूछा है कि प्रोसेस में वर्क क्या होगा। तो देखो अपने को खुद अंडरस्टूड होना चाहिए थोड़ा। 1 से 2 प्रोसेस में वर्क डन 0 होगा, 2 से 3 में उन्होंने ऑलरेडी दिया है, तो 3 से 1 प्रोसेस का उन्होंने पूछा है अपने से, ठीक है। तो 3 से 1 प्रोसेस निकालना है अपने को वर्क डन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन 1 से 2, अब देखो 3 से 1 के लिए अपने जो अपने को निकालना है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो अपने को रिक्वायरमेंट होगी वो अपन फाइंड आउट कर लेंगे क्वेश्चन से। तो क्यू प्रोसेस 3 से 1 में Q31 बराबर, उसमें दिया प्रथम नियम लगाएंगे U1 माइनस U3 प्लस W2 से 3। तो देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर तो 0 होगा, तो ये तो 0 हो गया अपना। अब U1 अपने को गिवन है, U3 अपने को गिवन नहीं है, अपने को W वर्क निकालना है, यहाँ से वर्क अपने को निकालना है, तो U3 अपने को निकालना है। तो U3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस का यूज़ करेंगे इसका, और यहाँ से अपन U3 निकालेंगे। तो 1 से 2 में अगर हम जाएँ तो 1 से 2 में क्या होगा, Q1 से 2 बराबर U2 माइनस U1 प्लस W1 से 2। W1 से 2 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। हीट्स गिवन टू द सिस्टम 85 दिया गया है, पॉजिटिव आएगा। U2 माइनस, ये अपने को पता है 100 है, तो U2 अपना आ गया 185 किलो जूल, ठीक है। अपन ने U2 निकाल लिया। अब 2 से 3 प्रोसेस में जाते हैं, तो Q2 से 3 बराबर U3 माइनस U2 प्लस W2 से 3। अब 2 से 3 प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 90 इक्वल टू U3 अपने को निकालना है माइनस U2 अपना आया था 185 प्लस W2 से 3। वर्क डन गिवन टू द सिस्टम नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का 20। तो U3 हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा अपना 185 प्लस 20 माइनस 90, ठीक है। तो ये हो गया अपना 185 माइनस 90 70 115 किलो जूल, ठीक है। U3 आ गया अपना। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करके अपन वर्क डन निकाल सकते हैं डायरेक्ट। U1 माइनस U3 प्लस W3 से 1 इक्वल टू 0। तो W3 से 1 बराबर हो जाएगा अपना U3 माइनस U1। तो ये कितना था 115 माइनस 100 इक्वल टू 15 किलो जूल अपना आंसर आएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम बिकम 3 टाइम्स व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो देखो आइडियल गैस दी गई है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे। आइडियल गैस के लिए अपनी इक्वेशन क्या होती है, P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, ठीक है। अब अपने को कांस्टेंट वॉल्यूम दिया गया है, तो P1 बराबर तो P2 हो जाएगा, ठीक है। P1 बराबर P2 होगा, और क्या बोला है, वॉल्यूम कितना हो जाता है 3 टाइम्स हो जाता है, तो V2 बराबर क्या हो जाता है 3V1। इनिशियल का 3 टाइम्स हो गया। अब वैल्यू अपने को पूछा क्या है, अपने को T2 अपने से पूछा है, और T1 हमको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। ये अपने को गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। V1 की जगह V1 ही रहने देते हैं, T1 की जगह 300 इक्वल टू ये हो जाएगा 3V1 अपॉन T2। ये V1 से V1 कैंसिल, तो T2 बराबर आ गया 900 केल्विन। ऑप्शन देखते हैं, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो T2 बराबर 900 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, तो ये अपना आएगा 627 डिग्री सेल्सियस। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ बॉयलर। बॉयलर के लिए अपने को स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पूछा गया है। तो बॉयलर क्या होता है हमारा, ये हमारा बॉयलर है। इसमें क्या होगा, वाटर जाएगा H1 एंथैल्पी का कोई,
वाटर लिया अपन, उसमें उसकी एंथैल्पी H1 है, यहाँ से स्टीम निकलेगी और एंथैल्पी उसकी H2 होगी। इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसको हीट देंगे और वर्क डन इसमें कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो अपन क्या करना, अपने को अप्लाई करनी है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। हम जानते हैं H1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस GZ1 इक्वल टू H2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस W। ठीक है, हमको ये गिवन है, तो इसमें आप देखेंगे V1 बराबर V2 होगा और Z1 बराबर Z2 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो वर्क डन इसमें कोई है नहीं, तो ये जीरो आ गया। यहाँ पे प्लस Q भी होगा, हीट सप्लाई जो की है अपन ने, तो H1 प्लस Q इक्वल टू H2, तो Q बराबर क्या जाएगा H2 माइनस H1, तो ये अपना बॉयलर के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं हम कौन सा आएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन 1 केल्विन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर में अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए अपन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को रेफरेंस पॉइंट लेते थे, तो उसमें क्या हो जाएगा 1/273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 केल्विन होगा। ये डिफाइंड है, प्रॉपर वेल डिफाइंड है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, सीधा सीधा साइंटिस्ट ने जो डिफाइन किया है, जो मेजरमेंट के लिए स्केल इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया है, तो अपने अकॉर्डिंग क्या आएगा आंसर, डी 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 केल्विन, क्योंकि वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है 273.16, तो 273.16 से 273.16 कटेगा तो अपना 1 केल्विन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोसेस फॉर विच द टू इंटीग्रल PdV एंड VdP इवेल्यूटेड बिटवीन एनी टू गिवन स्टेट्स गिवन द सेम वैल्यू। तो अपने को एक तो दिया है PdV इंटीग्रेटेड PdV और एक दिया है इंटीग्रेटेड VdP। तो देखिए ये हम क्लोज सिस्टम के लिए यूज वर्क करते हैं, क्लोज सिस्टम के लिए वर्क निकालते हैं यहाँ से W, और ये अपन ओपन सिस्टम से वर्क निकालते हैं, ओपन सिस्टम से वर्क निकालते हैं। तो वर्क डन ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के लिए इक्वल किस प्रोसेस के लिए होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है, तो अपना बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अपने को दो लिस्ट दी गई हैं, एक में अपने को प्रोसेस दिए गए हैं, उसमें उसके वर्क डन वगैरह दिए गए हैं या उसकी प्रॉपर्टी दी गई है। वर्क डन इन ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस देखते हैं अपन, PV की पावर n बराबर कांस्टेंट। अब अपन PdV वर्क डन कैसे निकालते हैं, PdV करके वर्क निकाला जाता है अपना W बराबर, तो यहाँ पे P की वैल्यू रखेंगे C/V की पावर n dV, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो C बाहर आ गया, V की पावर -n प्लस 1 अपॉन ये 1 से 2 अगर मान लेते हैं अपन प्रोसेस जा रहा है, तो V की पावर V की पावर -n प्लस 1 -n प्लस 1 और ये 1 से 2, यहाँ लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो C/n प्लस 1 V2 -n प्लस 1 माइनस V1 -n प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट निकल के आता है अपना वो अब C की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे। C क्या हो जाएगा P1 V1 की पावर n बराबर P2 V2 की पावर n, ये अपन सॉल्व कर लेंगे। तो अपना इसके लिए कौन सा प्रोसेस होगा 4, तो A का अपना होगा 4। वर्क डन इन स्टेडी फ्लो प्रोसेस, स्टेडी फ्लो प्रोसेस होता है ओपन सिस्टम यूज़ करते हैं अपन, तो -VdP आ जाएगा। B का हो जाएगा अपना 2, और हीट ट्रांसफर इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो उसमें हीट ट्रांसफर 0 होता है, तो C का हो जाएगा अपना 3, नहीं B का अपना 1 होगा और C का अपना 2 होगा। ठीक है, C का अपना 2 होगा। और वर्क डन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है जहाँ इनकी जगह गामा आ जाएगा, तो D का हो जाएगा अपना 3, तो 4 1 2 3 4 1 2 3 C इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ए हीट इंजन रिसीव्स हीट एट द रेट ऑफ 220। अब देखो हीट इंजन दिया है, उसकी रेट दी है कि किस रेट पे हीट अचीव कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है और कितना वर्क डन अपने को दे रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी पूछ रहा है। तो हीट इंजन बनाते हैं अपन, तो ये क्या करेगा हीट लेगा और अपने को
वर्क डन देगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो अपने को वर्क डन अपने को गिवन है 24 किलोवाट और अपने को रेट हीट रिसीव सप्लाई की रेट दे दी गई है। लेकिन देखो इसको गौर से देखेंगे हम तो ये किलो जूल पर मिनट में है, ये किलो जूल पर सेकंड में है। ठीक है, तो इसको एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हीट सप्लाई को अगर अपन कन्वर्ट करें तो 2500 किलो जूल पर मिनट दिया गया है हमको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2500 अपॉन 60 किलो जूल पर सेकेंड या फिर किलोवाट। तो ये कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 6 4 जा 24, 6 1 जा 5, 6 6 जा 36, 41.6 किलोवाट अपना ये निकल के आएगा क्यू। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, नीटा बराबर 12.4 अपॉन 41.6। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर आएगा 29.7 समथिंग कुछ आएगा अपना परसेंटेज। ठीक है, तो 30% के अप्रॉक्स अपना करेक्ट ऑप्शन होगा जो इसके नियर बाई होगा। तो 30% इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एन आइडियल रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ इतना। अपने को रेफ्रिजरेटर दिया गया है और वो किस टेम्परेचर लिमिट पे वर्क कर रहा है अपने को ये भी गिवन है, ये हमको गिवन है। ये -8 डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर रहा है और ये 45 डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर रहा है। इसके अलावा उसने क्या दिया है, द पावर रिक्वायर्ड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। पावर रिक्वायर्ड पूछा है पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब उसने अगर हम इसको माने Q1 और यहाँ माने Q2 रिजेक्ट कर रहा है, Q1 हीट यहाँ से ले रहा है, तो Q1 हमको दिया गया है 1 TR मतलब 3.5 किलोवाट हमको गया, क्योंकि किलोवाट में आंसर दिया गया है तो किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया। अगर किलो जूल पर मिनट में होता तो 210 किलो जूल पर मिनट ले लेते हैं अपन इसको। ठीक है, ये गिवन है। तो सबसे पहले हम COP निकालते हैं। COP अगर टेम्परेचर लिमिट के आधार पर निकालें तो TL अपॉन TH माइनस TL होगा। अब TL हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। COP TL अपना है 273 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 माइनस 8 करेंगे हम तो कितना आएगा, ये 265 केल्विन। ओके, और ये है 45, तो 273 और 45 किया 318 केल्विन। ठीक है ना, हाँ, तो 318 केल्विन आ गया। तो हम यहाँ से COP निकालेंगे 265 अपॉन 318 माइनस 265, तो ये अपनी निकल के आएगी 5। COP आ गई। और COP का दूसरा फॉर्मूला होता है अपना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहाँ से अपने को वर्क इनपुट निकालना है, यहाँ से हमको वर्क इनपुट निकालना है। तो वर्क इनपुट होगा हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन COP। तो ये था अपना 3.5 और ये है अपना 5, तो अपना आएगा 0.7 किलोवाट। तो वर्क इनपुट कितना आएगा पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 0.7 किलोवाट। तो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए रिसर्चर क्लेम्स दैट ही हैज डेवलप्ड एन इंजन विच वाइल वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर। सोर्स टेम्परेचर सिंक टेम्परेचर दे दिया, एक इंजन बनाया उन्होंने। तो उन्होंने पूछा है कि ये जो इंजन है वो कैसा होगा। ऑप्शन के हिसाब से इम्पॉसिबल होगा, प्रैक्टिकल होगा या आइडियल होगा। ठीक है, या स्टेलिंग इंजन होगा। तो देखते हैं हम इसमें क्या है। अपने को दिया है इंजन, हीट इंजन दिया गया है। इसका सोर्स टेम्परेचर है, सोर्स टेम्परेचर अपने को गिवन है 377 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो गया 650 केल्विन हो गया। और अपने को सिंक टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन हो गया ये। और यहाँ से अपने को वर्क मिल रहा है। अब क्या बोला गया है, यहाँ से हीट लेगा और यहाँ हीट रिजेक्ट करेगा। तो अपन एफिशिएंसी निकालें इसकी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 माइनस TL अपॉन TH हम जानते हैं। तो 1 माइनस TL अपॉन TH किया, TL है 300 अपॉन 365, ये हम सॉल्व करेंगे तो ये अपनी आएगी 53 समथिंग %। ये अपनी एफिशिएंसी आएगी निकल कर। अब हमको एक्चुअल एफिशिएंसी निकालनी है। COP एक्चुअल, COP नहीं एफिशिएंसी, हमको
एफिशिएंसी निकालनी है एक्चुअल, तो एक्चुअल एफिशिएंसी होती है वर्क डन, वर्क आउटपुट बोल सकते हो या वर्क डन बोल सकते हो, अपॉन हीट सप्लाइड। अब कोई इंजन है, अगर इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया जाए तो QS या QR प्लस W बराबर QS आ गया, तो QS माइनस QR अपना कितना हो जाएगा, ये हमको वर्क आउटपुट देगा। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करें, अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें नीटा एक्चुअल की, तो ये आएगी QS माइनस QR अपॉन QS। अब हमको क्या दिया गया है कि जो इंजन है जो उन्होंने बनाया है वो 50% ऊष्मा को क्या कर देता है, जो उसने अवशोषित की ऊष्मा उसकी 50% उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, तो 50% सप्लाई हुई थी, मतलब मान लो QS सप्लाई हुई, तो QR क्या हो जाएगा, QR रिजेक्टेड हो जाएगा 50% ऑफ QS, तो मतलब ये निकालें तो 0.5 QS आएगा अपना QR। तो यहाँ वैल्यू पुट करूँ मैं, तो QS माइनस 0.5 QS अपॉन QS, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा अपना 50%। नीचे एक्चुअल अपनी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी से कम आई है, मतलब ऐसा इंजन पॉसिबल है, तो अपना इंजन कैसा होगा, पॉसिबल इंजन, प्रैक्टिकल इंजन होगा, तो डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हमेशा हम कार्नोट एफिशिएंसी से ज़्यादा एफिशिएंसी का इंजन नहीं बना सकते। अगर कोई ऐसी एफिशिएंसी आती है जो कार्नोट एफिशिएंसी से ज़्यादा दे, ऐसा कोई इंजन आता है जो कार्नोट एफिशिएंसी ज़्यादा इंजन दे रहा है, तो इम्पॉसिबल इंजन होगा। ठीक है, इस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर अपनी एफिशिएंसी कम थी कार्नोट एफिशिएंसी से, इसलिए प्रैक्टिकल इंजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ TH फॉर ए रिवर्स कार्नोट साइकिल, वेरिएशन ऑफ TL फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ COP इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो, एक जगह TL दिया गया, एक जगह COP दिया गया है, तो COP बराबर होता है अपना TL अपॉन TH माइनस TL। देखिए, अगर TL जीरो होगा तो क्या होगा, COP हमारा जीरो होगा, इफ़ TL इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये आ गई। अगर TL बराबर TH हो जाएगा, TL बराबर TH हो जाएगा, तो COP हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा COP बढ़ रहा होगा, और जब जहाँ पर टेम्परेचर जीरो की तरफ होगा तो COP जीरो की तरफ जाएगा TL। तो ये देखिए, TL बढ़ रहा है तो COP बढ़ रहा है इनफाइनाइट की तरफ, तो अपना बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।